भाषण प्रतियोगिता भारत में शिक्षा के उद्देश्यों का महत्व। जब से मानव सभ्यता का सूर्य उदय हुआ है तभी से भारत अपनी शिक्षा का दर्शन के लिए प्रसिद्ध रहा है। यह सब भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों का ही चमत्कार है कि भारतीय संस्कृति ने संसार का सदैव पथ प्रदर्शन किया और आज भी जीवित है। वर्तमान युग में भी महान दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्रियों इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा भारत में प्रत्येक युग की शिक्षा के उद्देश्य अलग अलग रहे हैं। इसलिए वर्तमान भारत जैसे जनतंत्रीय देश के लिए उचित उद्देश्यों के निर्माण के संबंध में प्रकाश डालने से पूर्व हमें अतीत की ओर जाना होगा। निम्नलिखित पंक्तियों में हम प्राचीन, मध्य तथा वर्तमान तीनों युगों की भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डाल रहे हैं। पहला, पवित्रता तथा जीवन की श्रद्धा बना। प्राचीन भारत में प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में पवित्रता तथा धार्मिक जीवन की भावनाओं को विकसित करना शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। शिक्षा आरंभ होने से पूर्व प्रत्येक बालक के उपनयन संस्कार की पूर्ति करना, शिक्षा प्राप्त करते समय उनके प्रकार के व्रत धारण करना, प्रातः तथा सायंकाल ईश्वर की महिमा के गुणगान करना तथा गुरु के कुल में रहते हुए धार्मिक त्योहारों का मानना आदि सही बातें बालक के मस्तिष्क में पवित्रता तथा धार्मिक भावनाओं को विकसित करते उसे आध्यात्मिक दृष्टि से बलवान बनाती है। इस प्रकार साहित्यिक तथा व्यावसायिक सभी प्रकार की शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य बालक को समाज का एक पवित्र तथा लाभप्रद सदस्य बनाना था। दूसरा, इसमें जो बिंदु है वो चरित्र निर्माण। भारत की प्राचीन शिक्षा का दूसरा उद्देश्य था बालक के नैतिक चरित्र का निर्माण करना। उस युग में भारतीय दार्शनिक को अटल विश्वास था कि केवल लिखना पढ़ना ही शिक्षा नहीं है, वरन नैतिक भावनाओं को विकसित करके चरित्र का निर्माण करना परम आवश्यक है। मनुस्मृति में लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो सद्चरित्र हो, चाहे उसे वेदों का ज्ञान भले ही कम हो, उस व्यक्ति से कहीं अच्छा है जो वेदों का पंडित हुए भी शुद्ध जीवन व्यतीत न करता हो। अतः प्रत्येक बालक के चरित्र का निर्माण करना उस युग में आचार्य का मुख्य कर्तव्य समझा जाता था। इस संबंध में प्रत्येक पुस्तक के पन्नों पर सूत्र रूप में चरित्र संबंधी आदेश लिखे रहते थे तथा समय समय पर आचार्य के द्वारा नैतिकता के आदेश भी दिए जाते थे एवं बालकों के समक्ष राम, लक्ष्मण, सीता तथा हनुमान आदि महापुरुषों के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते थे। कहने का तात्पर्य है कि प्राचीन भारत के शिक्षा का वातावरण चरित्र निर्माण में सहयोग प्रदान करता था। जो तीसरा बिंदु है व्यक्तित्व का विकास। बालक के व्यक्तित्व को पूर्ण रूपेण विकसित करना प्राचीन शिक्षा का तीसरा उद्देश्य था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालक को आत्मसम्मान की भावना को विकसित करना परम आवश्यक समझा जाता था। अतः प्रत्येक बालक में इस महान गुण को विकसित करने के लिए आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मनियंत्रण तथा विवेक एवं निर्णय आदि उनके गुणों एवं शक्तियों को पूर्णतः विकसित करने का अथक प्रयास किया जाता था। तो चौथा बिंदु है नागरिक एवं समाज कर्तव्यों का विकास। भारत की प्राचीन शिक्षा का चौथा उद्देश्य था नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का विकास करना। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस बात पर बल दिया जाता था कि मनुष्य समाज उपयोगी बने, स्वार्थी नहीं बने। अतः बालक को माता पिता, पुत्र तथा पत्नी के अतिरिक्त देश अथवा समाज के प्रति भी अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाया जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि तत्कालीन शिक्षा ऐसे नागरिकों का निर्माण करती थी जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज की उन्नति में भी यथाशक्ति योगदान दे सकें। जो पांचवा बिंदु है सामाजिक कुशलता तथा सुख की उन्नति। सामाजिक कुशलता तथा सुख की उन्नति करना प्राचीन शिक्षा का पांचवा उद्देश्य था। इस उद्देश्य की प्राप्ति भावी पीढ़ी को ज्ञान की विभिन्न शाखाओं को व्यवसायों तथा उद्योगों में प्रशिक्षण देकर की जाती थी। तत्कालीन समाज में कार्य विभाजन का सिद्धांत प्रचलित था। इसी कारण ब्राह्मण तथा क्षत्रिय राजा भी हुए और लड़का भी एवं शुद्ध दार्शनिक भी। परंतु यह सब कुछ होते हुए भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह उचित था कि वह अपने परिवार के व्यवसाय को ही अपनाए। इससे प्रत्येक व्यवसाय की कुशलता में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप सामाजिक कुशलता एवं सुख की निरंतर उन्नति होती रही। छठा प्रमुख जो बिंदु है संस्कृति का संरक्षण तथा विस्तार। राष्ट्रीय संपत्ति तथा संस्कृति का संरक्षण एवं विस्तार भारत की प्राचीन शिक्षा का छठा महत्वपूर्ण उद्देश्य था। प्राचीन काल में हिंदुओं ने अपने विचार तथा संस्कृति के प्रचार हेतु शिक्षा को उत्तम साधना माना। अतः प्रत्येक हिंदू अपने बालक को वही शिक्षा देता था जो उसने स्वयं प्राप्त की थी। यह प्राचीन आचार्यों के घोर परिश्रम का ही तो फल है कि हमारा वैदिक कालीन संपूर्ण साहित्य हमारे सामने आज भी ज्यों कहते हैं सुरक्षित है। डॉक्टर एसी अतेतकर ने ठीक ही लिखा है, हमारे पूर्वजों ने प्राचीन युग के साहित्य की विभिन्न शाखाओं के ज्ञान को सुरक्षित ही नहीं रखा, अपितु अपने यथाशक्ति योगदान द्वारा उसमें निरंतर वृद्धि करके
उसे मध्य युग की भावी पीढ़ी को हस्तांतरित किया है। प्राचीन युग की शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्यों पर प्रकाश डालने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि हमारी तत्कालीन शिक्षा पद्धति ऐसी थी जिसमें भारतीय जीवन तथा बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक आदि सभी प्रकार के विकास का व्यापक दृष्टिकोण निहित था। मध्य युग में भारतीय शिक्षा के उद्देश्य। भारत के मध्य युग के शिक्षा का अर्थ इस्लामी अथवा मुस्लिम शिक्षा से है। मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं: इस्लाम का प्रसार करना, मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार करना, इस्लामी राज्यों में वृद्धिकरण करना, नैतिकता का विकास करना, भौतिक सुखों को प्राप्त करना, शरीयत का प्रसार, चरित्र निर्माण। वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भारत हजारों वर्षों तक दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा रहा है, इसीलिए न हमारी शिक्षा भारतीय संस्कृति पर ही आधारित रही और न ही हमारी शिक्षा का कोई राष्ट्रीय उद्देश्य रह सका। 15 अगस्त सन 1947 को हमारे यहाँ विदेशी नियंत्रण समाप्त हुआ। उसी दिन से भारत एक सर्वसत्ता लोकतांत्रात्मक गणराज्य है। ध्यान देने की बात है कि जनतंत्र की बागडोर उन नागरिकों के हाथ में होती है जो आज के स्कूल में पढ़ रहे हों। दूसरे शब्दों में, जनतंत्र की आत्मा शिक्षा होती है। अतः हमारी जनतंत्रीय सरकार, शिक्षा शास्त्रियों, दार्शनिकों तथा समाज सुधारकों ने शिक्षा को भारतीय संस्कृति पर आधारित करने तथा नए जनतांत्रिक समाज को सफल बनाने के लिए शिक्षा के उचित उद्देश्यों के निर्माण की आवश्यकता अनुभव की। अतः भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा कोठारी आयोग की नियुक्ति की। इन आयोगों ने समाज तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों को निर्धारित किया है। विश्वविद्यालय आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। विश्वविद्यालय आयोग ने भारतीय शिक्षा के अग्रलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं। पहला, विवेक का विस्तार करना। दूसरा, नए ज्ञान के लिए इच्छा जागृत करना। तीसरा, जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयत्न करना। चौथा, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना। पाँचवां, माध्यमिक आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने व्यक्ति तथा भारतीय समाज की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं। जनतांत्रिक नागरिकता का विकास। भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। इस देश के जनतंत्र का सफल बनाने के लिए प्रत्येक बालक को सत्ता, ईमानदार तथा कर्मठ नागरिक बनना परम आवश्यक है। अतः शिक्षा का परम उद्देश्य बालक को जनतांत्रिक नागरिकता की शिक्षा देती है। इसलिए बालकों को स्वतंत्र तथा स्पष्ट रूप से चिंतन करने एवं निर्णय लेने की योग्यता का विकास परम आवश्यक है, जिससे वे नागरिक के रूप में देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सभी प्रकार की समस्याओं पर स्वतंत्रतापूर्वक चिंतन और मनन करके अपना निजी निर्माण लेते हुए स्पष्ट विचार व्यक्त कर सकें। इन सभी शक्तियों का विकास बौद्धिक विकास के द्वारा किया जा सकता है। बौद्धिक विकास की हो जाने से व्यक्ति इस योग्य बन जाता है कि वह सत्य और असत्य तथा वास्तविकता और प्रचार से अंतर समझते हुए अंधविश्वासों तथा निरर्थक परंपराओं का उचित विश्लेषण करके अपने जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं के विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा अपने निजी निर्णय ले सके। चूँकि स्पष्ट चिंतन का भाषण देने तथा लेखन की स्पष्टता से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए बालकों को शिक्षा के द्वारा ऐसे योग्य बनाया जाए कि भाषण तथा लेखों के द्वारा अपने विचारों से जनता को प्रभावित करके अपनी ओर आकर्षित कर सकें। कुशल जीवन यापन, कला की दीक्षा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक को समाज में रहने अथवा जीवन यापन की कला में दीक्षित करना है। एकांत में रहकर न तो व्यक्ति जीवन यापन ही कर सकता है और न ही पूर्णतः विकसित हो सकता है। उसके स्वयं के विकास तथा समाज के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि वह अस्तित्व की आवश्यकता को समझते हुए व्यवहारिक अनुभवों द्वारा सहयोग के महत्व का मूल्यांकन करना सीखे। इस दृष्टि में चेतना तथा अनुशासन एवं देशभक्ति आदि अनेक सामाजिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक बालक इस विशाल देश के भिन्न भिन्न व्यक्तियों का आदर करते हुए एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहना सीख जाए। व्यावसायिक कुशलता की उन्नति। शिक्षा का तीसरा उद्देश्य बालकों में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अतः बालकों के मन में श्रम के प्रति आदर तथा रुचि उत्पन्न करना एवं हस्तकला के कार्य पर बल देना परम आवश्यक है। यही नहीं, पाठ्यक्रम में विभिन्न व्यवसायों को भी उचित स्थान मिलना चाहिए, जिससे प्रत्येक बालक अपनी रुचि के अनुसार इस व्यवसाय को चुन सके जिसे शिक्षा समाप्त करने के लिए पश्चात अपनाना चाहता है। व्यक्तित्व का विकास, जो कि अति महत्वपूर्ण है। शिक्षा का चौथा उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है। व्यक्ति के विकास का तात्पर्य बालक के बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक तथा व्यावसायिक आदि सभी पक्षों में रचनात्मक शक्तियों के विकास से है। इस उद्देश्य के कारण
अनुसार बालकों को क्रियात्मक तथा रचनात्मक कार्यों को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे उनमें साहित्यिक, कलात्मक एवं सांस्कृतिक आदि नाना प्रकार की रुचियों का निर्माण हो जाए। नेतृत्व के लिए शिक्षा, जो कि अति महत्वपूर्ण है। भारत को अब ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो देश को आदर्श नेतृत्व प्रदान कर सके। अतः नेतृत्व की शिक्षा प्रदान करना शिक्षा का पांचवा मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य के अनुसार हमें बालकों को अनुशासन, सहनशीलता, त्याग, सामाजिक भावनाओं की समझदारी तथा नागरिक एवं व्यवहारिक कुशलता आदि गुणों का विकसित करना चाहिए, जिससे वे बड़े होकर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में अपने अपने उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक निभाते हुए सफल नेतृत्व कर सकें। तो इस तरह से जो शिक्षा का जो उद्देश्य है सफल हो पाएगा। धन्यवाद। नमस्कार।